वॉशिंगटन चौक के पश्चिम की ओर एक छोटा सा मोहल्ला था जिसमें टेढ़ी मेढ़ी गलियों के जाल में कई बस्तियां बसी हुई थी। ये बस्तियां बिना किसी तरतीब के बिखरी हुई थी। कहीं कहीं सड़क अपना ही रास्ता 2-3 बार काट जाती थी। इस सड़क के संबंध में एक कलाकार के मन में कुछ संभावनाएं पैदा हुई कि अगर कोई व्यापारी यहाँ तगादा करने आए तो रास्ते में उसकी अपने आप से ही झगड़ा हो जाए और उसे एक पैसा भी वसूल किए बिना लौटना पड़े। इस टूटे फूटे और विचित्र ग्रीनविच नाम के मोहल्ले में दुनिया भर के कलाकार आकर इकट्ठा होने लगे। वे सब के सब उत्तर दिशा में खिड़कियां, 18वीं सदी की मेहराबें, छत के कमरे और सस्ते किराए की तलाश में थे। एक मकान में नीचे से तीसरी मंजिल पर सू और जॉन्सी का कमरा था। एक मेन से आई थी और दूसरी कैलिफोर्निया से। दोनों की मुलाकात 8वीं सड़क के एक बहुत ही सस्ते होटल में हुई थी। दोनों का इंटरेस्ट और खाने पीने की पसंद में इतनी समानता थी कि उनकी गहरी दोस्ती हो गई आपस में। नवंबर की सर्दियों में एक अज्ञात अजनबी ने, जिसे डॉक्टर लोग निमोनिया कहते हैं, मोहल्ले में डेरा डालकर अपनी बर्फीली उंगलियों से लोगों को छेड़ना शुरू किया। पूर्वी इलाकों में तो इस सत्यानाशी ने 20 लोगों की बलि लेकर तहलका मचा दिया, लेकिन पश्चिम की तंग गलियों वाले जाल में उसकी चाल कुछ धीमी पड़ गई। मिस्टर निमोनिया औरतों के साथ भी कोई रियायत नहीं करते थे। कैलिफोर्निया की आंधियों से जिसका खून फीका पड़ गया हो, ऐसी किसी दुबली पतली लड़की का इस भीमकाय फुंकारते दैत्य से कोई मुकाबला तो नहीं था। फिर भी उसने जॉन्सी पर हमला बोल दिया। वो बेचारी चुपचाप अपनी लोहे की खाट पर पड़ी रहती और शीशे की खिड़की में से सामने के ईंटों के मकान की कोरी दीवारों को देखा करती थी। एक दिन उसका इलाज करने वाले बूढ़े डॉक्टर ने थर्मामीटर झटकते हुए सू से बाहर के बरामदे में आकर उससे कहा, उसके जीने की संभावना रुपये में 2 आना है, और वो भी तब जब उसकी इच्छा शक्ति बनी रहे। जब लोगों के मन में जीने की इच्छा नहीं होती तो वो मौत का स्वागत करने को तैयार हो जाते हैं, तो उनका इलाज करना भी मुश्किल हो जाता है। इस लड़की के दिमाग पर भूत सवार हो गया है कि वो अब अच्छी नहीं होगी। क्या उसके मन पर कोई बोझ है? सू बोली, और तो कुछ नहीं, बस किसी रोज नेपल्स की खाड़ी का चित्र बनाने की उसकी बहुत ही इच्छा है। चित्र? मैं पूछ रहा था कि क्या उसके जीवन में कोई ऐसा अट्रैक्शन है जिससे जीवन की इच्छा तेज हो जाए, जैसे कोई नौजवान, कोई लवर। बिच्छू के डंक किसी चुभती आवाज में सू बोली, नौजवान, पुरुष और प्रेम? छोड़ो भी। नहीं डॉक्टर साहब, ऐसी कोई बात नहीं। डॉक्टर बोला, सारी बुराई की जड़ यही है। डॉक्टर की नॉलेज के अनुसार जो कुछ मुझसे मुमकिन है मैं उसे किए बिना नहीं छोड़ूंगा। पर जब कोई मरीज अपनी अर्थी के साथ चलने वालों की संख्या गिनने लग जाता है तब दवाइयों की शक्ति आधी रह जाती है। अगर तुम उसके जीवन में कोई अट्रैक्शन पैदा कर सको जिससे वो अगली सर्दियों में प्रचलित होने वाले कपड़ों के फैशन के बारे में चर्चा करने लगे तो उसके जीने की संभावना कम से कम दुगनी हो जाएगी। डॉक्टर के जाने के बाद सू अपने कमरे में गई और उसने रो रो कर कई रुमाल निचोड़ने के काबिल कर दिए। फिर कुछ देर बाद चित्रकारी का सामान लेकर वो सीटी बजाती हुई जॉन्सी के कमरे में पहुंची। जॉन्सी चद्दर ओढ़े चुपचाप बिना हिले डुले खिड़की की ओर देखती हुई पड़ी थी। उसे सोई हुई जानकर उसने सीटी बजाना बंद कर दिया। कैनवस पर कागज लगाकर वो किसी पत्रिका की कहानी के लिए कलम स्याही से एक तस्वीर बनाने बैठी। नए कलाकारों को कला की मंजिल तक पहुंचने के लिए पत्रिकाओं के लिए तस्वीरें बनानी ही पड़ती हैं, जैसे साहित्य की मंजिल तक पहुंचने के लिए नए लेखकों को पत्रिकाओं की कहानी लिखनी पड़ती है। ज्यों ही सू एक घुड़सवार जैसा ब्रीजस पहने, एक आंख का चश्मा लगाए, किसी इड़ाहों के गडरियों के चित्र की रेखाएं बनाने लगी, उसे एक धीमी आवाज़ अनेक बार दोहराती सी सुनाई दी। वो जल्दी ही बीमार के बिस्तरे के पास गई। जॉन्सी की आंखें खुली थी। वो खिड़की से बाहर देख रही थी और कुछ गिनती बोल रही थी, लेकिन वो उल्टा जप कर रही थी। वो बोली 12, फिर कुछ देर बाद 11, फिर 10 और 9, उसके बाद एक साथ 8 और 7। सू ने उत्सुकता से खिड़की के बाहर नजर डाली। वह किन्ने लायक क्या था? एक खुला बंजर चौक
या 20 फीट दूर ईंटों के मकान की कोरी दीवार, एक पुरानी ऐंठी हुई जड़ें निकली हुई सदाबहार की बेल दीवार की आधी ऊंचाई तक चढ़ी हुई। शिशिर की ठंडी सांसों ने उसके शरीर की पत्तियां तोड़ ली थी। उसकी कंकाल शाखाएं एकदम उधड़ी ऊन टूटी फूटी ईंटों से लटक रही थी। सू ने पूछा, क्या है जॉन्सी? बहुत ही धीमे स्वरों में जॉन्सी बोली, 6। अब वे जल्दी जल्दी गिर रही हैं। 3 दिन पहले वहाँ करीब 100 थी। उन्हें गिनते गिनते सिर दुखने लगा था। लो वो एक और गिरी, अब बची सिर्फ 5। 5? क्या जॉन्सी? 5 क्या? अपनी सू को तो बता। पत्तियाँ, उस बेल की पत्तियाँ। जिस वक्त आखिरी पत्ती गिरेगी मैं भी चली जाऊंगी। मुझे 3 दिन से इसका पता है। क्या डॉक्टर ने तुम्हें नहीं बताया? सू ने कहा, इतनी बेवकूफ़ लड़की तो मैंने कहीं नहीं देखी। तेरे ठीक होने का इन पत्तियों से क्या संबंध? तू उस बैल से प्यार क्या करती थी? क्यों, इसलिए? बदमाश, अपनी बेवकूफ़ी बंद कर। अभी सुबह ही तो डॉक्टर ने बताया था कि तेरे जल्दी से ठीक होने की संभावना। ठीक किन शब्दों में कहा था? हाँ, कहा था संभावना रुपये में 14 आना है। और न्यूयॉर्क में जब हम किसी टैक्सी में बैठते हैं या किसी नई इमारत के पास से गुजरते हैं तब भी जीने की संभावना इससे अधिक नहीं रहती। अब थोड़ा शोरबा पीने की कोशिश कर और अपनी सू को तस्वीर बनाने दे ताकि उसे संपादक महोदय के हाथों बेचकर वो अपने बीमार बच्ची के लिए थोड़ा दवा दारू और अपने खुद के पेट के लिए कुछ रोटी पानी ला सके। अपनी आंखों को खिड़की के बाहर टिकाए जॉन्सी बोली, तुम्हें अब मेरे लिए सूप बनाने की ज़रूरत नहीं। वो एक और गिरी, नहीं मुझे 100 रुपये की ज़रूरत नहीं। अब सिर्फ 4 रह गई। अंधेरा होने से पहले उस आखिरी पत्ते को गिरते हुए देख लूँ, बस फिर मैं भी चली जाऊंगी। सू उस पर झुकती हुई बोली, प्यारी जॉन्सी, तुझे वादा करना होगा कि तू आंखें बंद रखेगी और जब तक मैं काम करती रहूं खिड़की से बाहर नहीं देखेगी। कल तक ये तस्वीर पहुंचानी है। मुझे रोशनी की ज़रूरत है वरना मैं अभी खिड़की बंद कर देती। जॉन्सी ने कहा, क्या तुम दूसरे कमरे में बैठकर तस्वीरें नहीं बना सकती? सू ने कहा, मुझे तेरे पास ही रहना चाहिए। इसके अलावा मैं तुझे उस बेल की तरफ देखने देना नहीं चाहती। किसी गिरी हुई मूर्ति की तरह निश्चल और सफ़ेद जॉन्सी अपनी आंखें बंद करती हुई बोली, काम ख़त्म होते ही मुझे बोल देना, क्योंकि मैं उस आखिरी पत्ती को गिरते हुए देखना चाहती हूँ। अब अपनी हर पकड़ को ढीला छोड़ना चाहती हूँ और उन बेचारी थकी हुई पत्तियों की तरह तैरती हुई नीचे 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 चली जाना चाहती हूँ। सू ने कहा, तू सोने की कोशिश कर। मैं खान में मजदूर का मॉडल बनाने के लिए उस बहरामन को बुला लाती हूँ। अभी 1 मिनट में आई। जब तक मैं नहीं लौटूं तू हिलना मत। बूढ़ा बहरामन उनके नीचे ही एक कमरे में रहता था। वो भी चित्रकार था। उसकी उम्र 60 साल से भी अधिक थी। उसकी दाढ़ी माइकलएंजेलो की तस्वीर के मोजेस की दाढ़ी की तरह किसी बदशक्ल बंदर के सिर से किसी भूत के शरीर तक लहराती मालूम पड़ती थी। बहरामन एक असफल कलाकार था। 40 वर्षों से वो कोशिश कर रहा था कि वो एक अच्छी आर्ट बना सके, लेकिन अभी तक अपने कला के चरण भी नहीं छू सका था। वो हर तस्वीर को बनाते समय यही सोचता था कि उसकी वो बेस्ट आर्ट होगी, पर कभी भी वैसी नहीं बना पाता था। इधर कई वर्षों से उसने व्यावसायिक या विज्ञापन चित्र बनाने के सिवाय ये धंधा ही छोड़ दिया था। उन नवयुवक कलाकारों के लिए मॉडल बनकर जो किसी पेशावर मॉडल की फीस नहीं चुका सकते थे। वो आजकल अपना पेट भरता था। वो ज़रूरत से ज़्यादा शराब पी लेता और अपनी बेस्ट आर्ट के बारे में बकवास करता। जिसके सपने वो संजोता था, वैसे वो बड़ा खूंखार बूढ़ा था जो नम्र आदमियों का जोरदार मजाक उड़ाता और खुद को उन दोनों जवान कलाकारों का पहरेदार सिपाही समझता था। सू ने बहरामन को उसके अंधेरे अड्डे में पड़ा पाया। उसमें से बेर की गुठलियों सी गंध आ रही थी। एक कोने में वो कोरा कैनवास पड़ा था जो उसकी बेस्ट आर्ट की पहली रेखा का अंकन पाने की 25 वर्षों से इंतज़ार कर रहा था। उसने बूढ़े को बताया कि कैसे जॉन्सी उन पत्तों के साथ अपने पत्ते जैसी कोमल शरीर का संबंध जोड़कर उनके समान वो जाने की भयभीत कल्पना कर रही है और सोचती है कि उसकी पकड़ संसार पर ढीली हो जाएगी। बूढ़े बहरामन ने इस मूर्ख कल्पनाओं पर गुस्से से आंखें निकालकर अपनी नाराज़गी व्यक्त की। वो बोला, क्या कहा?
क्या अभी तक दुनिया में ऐसे मूर्ख भी हैं जो सिर्फ इसलिए कि उस उखड़ी हुई बेल से पत्ते झड़ रहे हैं अपने मरने की कल्पना कर लेते हैं? मैंने तो ऐसा कहीं नहीं सुना। मैं तुम्हारे जैसे बेवकूफ़ पागलों के लिए कभी मॉडल नहीं बन सकता। तुमने उसके दिमाग में इस बात को घुसने ही कैसे दिया? अरे बेचारी जॉन्सी, सू ने कहा। वो बीमारी से बहुत कमज़ोर हो गई है और बुखार के कारण ही उसके दिमाग में ऐसी अजीबोगरीब कल्पनाएं जाग उठी हैं। अच्छा बहरामन, तुम अगर मेरे लिए मॉडल नहीं बनना चाहते तो मत बनो, हो तो आखिर उल्लू के पट्टे ही। बहरामन चिल्लाया। तू तो बेवकूफ़ की बेवकूफ़ ही रही। किसने कहा कि मैं मॉडल नहीं बनूंगा? चल मैं तेरे साथ चलता हूँ। आधे घंटे से यही तो झीक रहा हूँ कि भाई चलता हूँ। लेकिन एक बात कहूँ, ये जगह जॉन्सी जैसी अच्छी लड़की के मरने लायक भी नहीं है। किसी दिन जब मैं अपनी बेस्ट आर्ट बना लूँगा तब हम सब यहाँ से चले जाएंगे, समझी? हाँ। जब वे लोग ऊपर पहुँचे तो जॉन्सी सो रही थी। सू ने खिड़कियों के पर्दे गिरा दिए और बहरामन को दूसरे कमरे में ले गई। वहाँ से उन्होंने भयभीत दृष्टि से खिड़की के बाहर उस बेल की ओर देखा। फिर उन्होंने बिना एक शब्द बोले एक दूसरे की ओर देखा। अपने साथ बर्फ लिए हुए ठंडी बरसात लगातार गिर रही थी। एक केतली को उल्टा करके उस पर नीली कमीज में बहरामन को बिठाया गया, जिससे वो चट्टान पर बैठे हुए किसी खान के मजदूर का मॉडल बन जाए। 1 घंटे की नींद के बाद जब दूसरे दिन सुबह सू की आंख खुली तो उसने देखा कि जॉन्सी जड़ होकर खिड़की के हरे पर्दे की ओर आंखें फाड़कर देख रही है। सुरसुराहट के स्वर में उसने आदेश दिया, पर्दे उठा दे, मैं बाहर देखना चाहती हूँ। मजबूर होकर सू को आज्ञा माननी पड़ी। लेकिन ये क्या, रात भर वर्षा, आंधी, तूफान और बर्फ गिरने के बाद भी ईंटों की दीवार से लगी हुई उस बेल में एक पत्ती थी। अपने डंठल के पास कुछ गहरी हरी, लेकिन अपने किनारों के आसपास थकावट और झड़ने की आशंका लिए पीली पीली वो पत्ती जमीन से कोई 20 फुट ऊंचाई पर अभी तक अपनी डाली से अटक रही थी। जॉन्सी ने कहा, यही आखिरी है। मैंने सोचा था कि रात भर में जरूर ही गिर जाएगी। मैंने तूफान की आवाज़ें भी सुनी। खैर कोई बात नहीं, ये आज गिर जाएगी और उसी समय मैं भी मर जाऊंगी। तकिए पर अपना थका हुआ चेहरा झुकाकर सू बोली, क्या कहती है पागल, अपना नहीं तो कम से कम मेरा ख्याल कर। मैं क्या करूंगी? पर जॉन्सी ने कोई जवाब नहीं दिया। इस दुनिया की सबसे अकेली वस्तु ये आत्मा है। जब वो अपनी रहस्यमय लंबी यात्रा पर जाने की तैयार में होती है, ज्यों-ज्यों संसार और मित्रता से बांधने वाले जॉन्सी के संबंध ढीले पड़ते जा रहे थे, त्यों-त्यों उसकी कल्पना ने उसे अधिक जोर से पकड़ना शुरू कर दिया था। दिन बीत गया और शाम की कम रोशनी में भी दीवार से लगी हुई बेल से लटका हुआ वो पत्ता उन्हें दिखाई दे रहा था। पर तभी रात बढ़ने के साथ साथ और वर्षा की झड़ियाँ खिड़की से टकराकर छज्जे पर बह रही थी। रोशनी होते ही जॉन्सी ने आदेश दिया, पर्दे उठा दिए जाएं। बेल में पत्ता अभी तक मौजूद था। जॉन्सी बहुत देर तक उसी को टकाटक देखती रही। उसने सू को पुकारा जो स्टोव पर चिकन सूप बना रही थी। जॉन्सी बोली, सू मैं बहुत ही ख़राब लड़की हूँ। कुदरत की किसी शक्ति ने उस अंतिम पत्ते को वहीं रोककर मुझे ये बता दिया कि मैं कितनी दुष्ट हूँ। इस तरह मरना तो पाप है। ला मुझे थोड़ा सा सूप दे और कुछ दूध में जहर मिला कर दे। पर नहीं, उससे पहले मुझे ज़रा शीशा दे और मेरे सिरहाने कुछ तकिए लगा ताकि मैं बैठे बैठे तुझे खाना बनाते हुए देख सकूं। कोई 1 घंटे बाद वो बोली, सू मुझे लगता है कि मैं कभी न कभी नेपल्स की खाड़ी का चित्र ज़रूर बनाऊंगी। शाम को डॉक्टर साहब आए। सू कुछ बहाना बनाकर उनसे बाहर जाकर मिली। सू के दुर्लभ कांपते हाथ को अपने हाथों में लेकर डॉक्टर साहब बोले, अब संभावना 8 आना मानी जा सकती है और अब मैं नीचे की मंजिल पर एक दूसरे मरीज को देखने जा रहा हूँ। क्या नाम है उसका? हाँ, बहरामन। शायद कोई कलाकार है। निमोनिया हो गया है। अत्यंत दुर्लभ और बूढ़ा आदमी है और झपट जोर की लगी है। बचने की कोई संभावना नहीं है। आज उसे अस्पताल भिजवा दूंगा, वहाँ आराम ज़्यादा मिलेगा। दूसरे दिन डॉक्टर ने सू से कहा, जॉन्सी अब खतरे से बाहर है, तुम्हारी जीत हुई, अब तो सिर्फ देखभाल की ज़रूरत है। उस दिन शाम को सू जॉन्सी के पलंग के पास आकर बैठ गई। वो नीली ऊन का एक बेकार सा गुलबंद
आराम से बुन रही थी। उसने तकिए के उस ओर से अपनी बांह सू के गले में डाल दी। सू बोली, मेरी भोली बिल्ली, तुझसे एक बात कहनी है। आज सुबह अस्पताल में मिस्टर बहरामन की निमोनिया से मौत हो गई। वो सिर्फ 2 रोज बीमार रहे। परसों सुबह ही चौकीदार ने उन्हें अपने कमरे में दर्द से तड़पता हुआ पाया था। उसके कपड़े यहाँ तक कि जूते भी पूरी तरह से भीगे हुए और बर्फ के समान ठंडे हो रहे थे। कोई नहीं जानता कि ऐसी भयानक रात में वो कहाँ गया था, लेकिन उसके कमरे से एक जलती हुई लालटेन, एक नसैनी, 2-4 ब्रश और फलक पर कुछ हरा और पीला रंग मिलाया हुआ मिला। जरा खिड़की से बाहर तो देख, दीवार के पास की उस अंतिम पत्ती को। क्या तुझे कभी आश्चर्य नहीं हुआ कि इतनी आंधी और तूफान में भी वो पत्ती हिलती क्यों नहीं? प्यारी सखी, यही बहरामन की बेस्ट आर्ट थी। जिस रात को अंतिम पत्ती गिरी, उसी रात उसने उसको बनाया था।